यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर पढ़ना है आज हम लोग को। गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर, ये तीन चीज पढ़ेंगे। इनके बारे में एकदम बेसिक तो तुमने 10th वगैरह में खुद पढ़ रखा होता है, ठीक है, बट दिस ईयर विल ट्राई टू नो द इनसाइड ऑफ इट। ठीक है, तो ओके। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है इसी से बेसिकली एमीटर और वोल्ट मीटर बनता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट किया जाता है वोल्ट मीटर और एमीटर में। ठीक है ना, अभी तो ऐसे सुनते रहो, फिर बढ़ते हैं। ये सब किस चीज़ का हिस्सा है, ये लोग इंस्ट्रूमेंट्स के हिस्से हैं, है ना। मतलब बेसिकली आईटीजेई में ये सेगमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट्स, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। बैटरी कैसे काम करती है ना, क्या होती है बैटरी, कैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रियोस्टाट क्या चीज़ है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर किसको बोलते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के बारे में जानते ही हो, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेजेंस ऑफ करंट, है ना। प्रेजेंस ऑफ करंट को ये डिटेक्ट करता है, करंट है कि नहीं ये बोलता है। ठीक है, यूजिंग, ठीक, क्या चीज़ को यूज करता है, बेसिकली क्या प्रिंसिपल है इसका। इसका ये प्रिंसिपल रहेगा कि करंट कैरिंग वायर, या फिर ऐसे समझो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलिए। हाँ, ठीक है, करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, बेसिकली वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, वही है, फोर्स के चलते टॉर्क आ रहा होगा। एक्सपीरियंसेस टॉर्क, तो बेसिक इसका जो वो है ना, वो यही है, आई इंटू एल इंटू बी के चलते बोल लो, चाहे टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी के चलते हो रहा है बोल लो। ठीक है, ओके। ये बहुत वेरी सेंसिटिव डिवाइस होता है। सेंसिटिव मतलब थोड़ा डांट दो तो रो देता है, ऐसा है क्या। सेंसिटिव का ये मतलब है डिफ्लेक्ट्स इवन विथ एक्सट्रीमली स्मॉल करंट। ठीक है, डिफ्लेक्ट्स इवन विथ वेरी स्मॉल करंट। नेक्स्ट, आज वर्किंग देखते हैं इसका, फिर है क्या चीज़ आखिर, तो बहुत पढ़ लेते हैं। ऐसा होता है, देखो हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि कुछ करंट वरेंट है, कुछ टॉर्क वगैरह लगने वाला है, कोई एक लूप है, तो बेसिकली एक लूप रहना चाहिए, कोई सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं ना, वो एक सिलेंड्रिकल हम सोर्स लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिलेंड्रिकल ही लेते हैं, तो क्यों लेते हैं आखिर में। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है दैट विल बी सिलेंड्रिकल, की पॉइंट नंबर वन विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कैसे होते हैं ये बताता हूँ मैं। ऐसा टाइप का कुछ सिस्टम रहेगा, देख पा रहे हो कि
ठीक है, इधर भी होगा बट इधर से दिखेगा नहीं तुम्हें 3D में। ठीक है, इधर होगा। ऐसा समझो कि एक, ऐसा इमेजिन करो कि एक सिलेंडर था। इस सिलेंडर को टॉप से देख रहे हो तुम, ठीक है ना। सिलेंडर किधर गया होगा, ऐसा करके गया होगा सिलेंडर, समझ रहे होगे, मैं यहाँ पे 3D बना नहीं पाऊंगा अच्छे से, बट ये ऐसा करके सिलेंडर होगा। उस सिलेंडर के बीच को कट कर दिया गया, ऐसा करके मान लो यहाँ से। ठीक है, उतना भी मत माना रहे, तो दिख रहा है तुम्हें सिलेंड्रिकल शेप है इसका करके। इधर गया हुआ है, उसके चलते उससे सिलेंड्रिकल लेंथ आ रही है ना, ये लेंथ है उसकी सिलेंडर की। ठीक है, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसा करके रहते हैं, बस तुम्हें याद रखना है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को। सभी टर्म्स याद रखना है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये रेडियल क्या होता है, रेडियल मतलब अलोंग द रेडियस। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ठीक है, सभी एक पॉइंट से गुजर रहे हैं ऐसा मान लो, देख रहे हैं ना, अलोंग द रेडियस ये लोग डायरेक्टेड हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं बस इतना ही बना करके छोड़ दे रहा हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, और इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होगा इसमें। थोड़ा सा ऊपर मान लो, ऊपर की डायरेक्शन में ऐसा मान लो, और यहाँ पे एक रखा होगा तुम्हारे लिए वो डिफ्लेक्शन को रीड कराने वाला एक मीटर। आते जा, पढ़ लेंगे वृंदन आगे। एक ही डायरेक्शन में फोर्स कैसे लगेगा उसको कुछ नहीं। ठीक है, और इसको ना काउंटर बैलेंस करने के लिए ना एक वो लगा होता है स्प्रिंग। ठीक है, अब सोचो, होता है इसमें ऐसे है, तुम्हें स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है ना। ठीक है, ये बात याद रखना, ऐसा नहीं कि परफेक्ट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो एक तुम्हें मैग्नेट दिखाना है जो सिलेंड्रिकल है, बोल देना। वो तुम्हें इतना 3D दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना दिखाना है, ये देखो, इतना दिखाने से हो जाएगा तुम्हारा कि ये हो गया सिलेंड्रिकल, वो समझ जाएंगे, तुम समझते हो चीज़ों को करके। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें एक कॉइल दिखाना है। ठीक है ना, ऐसे करके भी दिखा सकते हो उसको, 3D बनाने की फुल जरूरत नहीं है भाई, तुम ऐसे पिकासा अपना पिकासो नहीं बताना तुम्हें। ठीक है, तो ये तुमने बना दिया। ठीक है, इतना बनाने से हो जाएगा काम। ऐसे दिखा दिए तो सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स के चलते रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा ना भाई अभी तक कि सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं तो सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड होने चाहिए। ठीक है, ऐसा प्लीज़ मत सोचो, ऐसा तो कुछ नहीं है, इतना बच्चे भी नहीं है तुम। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल करके यहाँ पे जाने चाहिए, और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं, जैसे कि एक सर्कल में सारे रेडियसेस ऐसे करते रहते हैं जिस जैसा हरकत। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि इधर डायरेक्शन में भी जाएंगे, नॉर्थ से साउथ ही जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ जाने वाले सारे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रहते हैं। ओके, तो अब ये कहाँ पे रहता है ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है अरिंदम, एक्चुअली में स्प्रिंग आउटसाइड द प्लेन है कहाँ पे है ऐसा जानने की जरूरत नहीं है, बस नीचे में एक स्प्रिंग लगा देना। ठीक है, ऐसा मान लो कि हाँ है आउटसाइड द प्लेन, जहाँ पे भी मानना है मान लो। ठीक है? इसको ऐसे 3D भी दिखाने की आज तक जरूरत नहीं थी, तुम ऐसे बना सकते थे सीधे कि ये बाहर ऐसे ही आ रहा है करके। ठीक है, यू जस्ट हैव टू शो कि ऐसे करके भी बना सकते थे, मैंने उसको कैसे बना दिया, थोड़ा सा उसको नीचे आते हुए बना दिया है। ऐसा नहीं कि मैंने जो बनाया वो करेक्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसा बनाया है, बट ऐसा नहीं कि जरूरी है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू नॉट पुट एवरीथिंग इनटू कॉम्प्लिकेशन। ये जो डिटेल है, कोई नीचे जाना चाहिए कहाँ पे जाना चाहिए, तो इंजीनियर की चॉइस है कि वो कहाँ पे उसको रखना चाहता है ना, वो कैसे डिज़ाइन करना चाह रहा है, वो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है उसका। साइंस एस्पेक्ट को हम लोग को बस पढ़ना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग साइंस नॉट टेक्नोलॉजी अभी। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग रहता है।
टू काउंटर मूवमेंट ऑफ लूप। ठीक है, इस लूप में जैसे तुम करंट फ्लो करते हो, ठीक है, अभी किसी एक्स्ट्रा इधर पीछे सर्किट कुछ होगा यार दुनिया में, ठीक है, इधर के किसी सर्किट से कनेक्टेड होगा, ले लो, है ना। ऐसे करके कुछ कनेक्ट होगा तो उधर करंट वरेंट जा रहा होगा। ठीक है, अब जब इसमें करंट जाएगा, ठीक है, तब तुम खुद बताओ, जब करंट जा रहा है एंड देर इज अ लेंथ, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं, एक ही टर्न होना जरूरी नहीं है, तो देर विल डेफिनेटली बी अ फोर्स, देर विल डेफिनेटली बी अ फोर्स एंड देर विल डेफिनेटली बी अ टॉर्क। हमें बस ये समझ में आना चाहिए कि एक टॉर्क होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और टॉर्क होगा एम क्रॉस बी, ठीक है, तो उसके चलते रहेगा एम बी साइन थीटा। अगर तुम, हाँ, एक मिनट, एम क्रॉस बी करके एक टॉर्क लगेगा मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो। अब ये साइन थीटा को ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इस साइन थीटा को साइन 90 बना के रखने में मदद करता है। ठीक है, कैसे करता है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। एम बी साइन थीटा रहता है, बट एम बी साइन 90 बोला करेंगे ऑलवेज ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यार, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे मैग्नेटिक फील्ड जो, क्या बोलना चाहिए, प्लेन के अलोंग भी होंगे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड, और बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो जो एम का डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है बता सकते हो। एम का जो डायरेक्शन है वो तो आई एन ए होता है ना, जानते हो। तो एम इज अलोंग ए बार, ए बार, ठीक है। अब सुनते रहना, जैसे कि तुम मेरे हाथ को देखो, पता नहीं कैसे मेरे हाथ वहाँ पे आया। तो चलो थोड़ा डायग्रामेटिकली बताता हूँ मुझे, हाथ को मत देखो। एट एनी इंस्टेंट, जब ये थोड़ा सा ऐसे घूम चुका होगा हमारा लूप, ठीक है, लूप जब ऐसे घूम चुका होगा, देयर विल बी मैनी मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे करके जा रहे होंगे। फील कर पा रहे हो इस बात को। और कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे तो वो ऐसे भी जा रहे होंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। बट कुछ तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही मिलेंगे ना जो इसके अलोंग जा रहे हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के। एरिया वेक्टर कौन सा है, आई एन ए वाला, ए वाला एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में हमेशा कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे जो परपेंडिकुलर तो रहेंगे ही, ठीक है। और जो नहीं भी हो रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, जो नहीं भी हो रहे हैं उनके दो कंपोनेंट कर सकते हो तुम, और उन दोनों कंपोनेंट में एक कंपोनेंट तो एरिया वेक्टर के साइड चले जाएगा, एक कोई बी डैश भी वाली भी जो लाइन है, बी डैश वाली लाइन, वो बी डैश जो जो पैरेलल कंपोनेंट है उसके चलते टॉर्क तो नहीं आएगा, और ये उस बी डैश का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, ठीक है। अब ये वाली जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये तुम्हें बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें ये नहीं बताना कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे उसको परपेंडिकुलर रखता है। दैट इज नॉट अवर एंटायर एम कि हम सामने वाले को ये समझाएं कि कैसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहता है लूप के। ये हमारा एम नहीं, हम बस बोल देंगे कि रहता है करके। कितने लोग समझ गए बात को, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू ओवर एक्सप्लेन। क्या कुछ लाइन उस समय पे परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसी भी लाइन है, हाँ वैसी भी लाइन है ही वैसे, ठीक है, बट उनको हम हमेशा रिजॉल्व कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज रिजॉल्व देम, ठीक है। अब इतना नहीं पूछा जाएगा तुमसे, है तुम्हें बस बोला जाएगा क्या काम आता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज टू टू मेक द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, टू मेक द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एज 90 डिग्री, ठीक है, इसको एम भी लिख देंगे इसमें।
यहाँ पे 2 मिनट रखते हैं, कोई माइक ऑन करके पूछो डाउट इतने में ही, फिर मैं ट्राई करता हूँ बताने का। डाउट है क्या किसी को? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या सीखा कि जैसे ही गैल्वेनोमीटर के चलते उसमें कोई करंट आएगा, सॉरी, जैसे ही सर्किट के चलते इस लूप में कोई करंट आएगा, वैसे ही उसको कोई टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क का फॉर्मूला वैसे एम बी साइन थीटा होना चाहिए, ठीक है। बट ताकि टॉर्क जो है ना वो एंगल पे ना डिपेंड करे, ठीक है, एंगल पे ना डिपेंड करे कि अलग अलग एंगल पे कितना वहां पे टॉर्क आ रहा है, ठीक है, वो हमेशा एम बी के बराबर आ जाता है, ठीक है, एम बी के बराबर आ जाता है। अगर साइन थीटा को हम 90 कर दें, ठीक है, तो मैं इसमें यहाँ पे बस मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा, डू नॉट डू PhD ओवर दिस पार्ट, जस्ट अंडरस्टैंड करो थीटा के ऊपर डिपेंड ना हो रहा हो। बट ऐसा क्यों चाह रहे हैं हम कि थीटा के ऊपर डिपेंड ना हो रहा हो, ठीक है, थीटा के ऊपर डिपेंड इसलिए ना हो रहा हो क्योंकि देखो, जब ये घूमता है ना, तो सोचो, स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, स्प्रिंग कनेक्टेड है बस उसमें, तो जब भी वो घूमेगा किसी भी साइड तो स्प्रिंग तो मना ही करेगा ना। जैसे एक नॉर्मल स्प्रिंग रहता है, पहले तो लीनियर स्प्रिंग के बारे में बात करूं। एक लीनियर स्प्रिंग एक अपने नेचुरल लेंथ पे है, इसको स्ट्रेच करोगे तब भी ये मना करता है, ठीक है, और इस स्प्रिंग को तुम कंप्रेस करो तब भी ये मना करता है, ठीक है। सिमिलरली इस स्प्रिंग को देखो, ये स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, अब ये इसका नॉर्मल पोजीशन है मान लो, ठीक है ना। अब जैसे ये घूमेगा तो ये वाला जो पार्ट है, सोचो, ये वाले पार्ट पे ध्यान दो, ठीक है, अगर ये राइट साइड की तरफ रोटेट होता है तो ये वाला पार्ट ओपन होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे बना रखा है, वहाँ पे उल्टा एलिप्स बना रखा है, और ऐसे करके बना रखा है, ऐसे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट उठने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग हो रही है ना यहाँ पे, मतलब जो भी होना चाहिए, स्ट्रेचिंग हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, जैसे तुम देखना चाहो, इस टाइप के मूवमेंट हो रही है, तो स्प्रिंग इसको रोकना चाहेगा खुद। एफ एक्सटर्नल है, ठीक है, स्प्रिंग के बाकी हिस्से से इस तरीके से फोर्स लगेगा, एफ डी टू स्प्रिंग, ठीक है, तो रेजिस्टिव फोर्स की तरह काम करेगा स्प्रिंग हमेशा, ठीक है। जस्ट इनकेस अगर ऐसे हो गया तो तुम्हारा स्पाइरल ऐसा है और वो इधर घूमना चाह रहा है, ये वाला पार्ट इधर, तो ये इधर ट्विस्ट होना चाहेगा, ठीक है। जब ये इधर घूमना चाह रहा है लूप, तो एफ एक्सटर्नल इधर लगेगा उसको, और तभी भी स्प्रिंग क्या करेगा, अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, तो एफ स्प्रिंग ऐसे लगेगा, ठीक है। सर ये फोर्स ऐसे तिरछा क्यों लग रहा है, इतना तुम समझ रहे हो कि ऐसे रेजिस्टेंस लग रहा है वो, है ना, इस तरीके से रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है वो अपने आप को, ठीक है। अब फिर से ऊपर से बताता हूँ मैं तुम्हें क्या समझना है, कि जब वो लूप घूमने की कोशिश करता है ना, तो टॉर्क स्प्रिंग का उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। स्प्रिंग फ्रिक्शन जैसा है, नहीं फ्रिक्शन जैसा है तो मैं क्या ही बोलूँ तुझे, फ्रिक्शन को क्या है रिलेट कर रहा है, बस स्प्रिंग का काम तो स्प्रिंग जैसा ही होता है, स्प्रिंग को किधर भी स्ट्रेच करो वो उस डायरेक्शन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ अपोज कर रहा है, बस ऐसा समझ लो, तेरे को जो समझना है तुम समझ, अपोज ही करेगा इसमें, हर डायरेक्शन, हर हमेशा अपोज करेगा। नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग को खिसकाओ तो स्प्रिंग अपोज करती है। पहले हम लोग जब लीनियर स्प्रिंग पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन वाली स्प्रिंग, ठीक है, तो वो लीनियर मोशन को अपोज करती थी। यहाँ पे टॉर्क वाली स्प्रिंग है, टॉर्क को रोकने की कोशिश करेगी, है ना। अभी यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि टाउ टू की जो स्प्रिंग रहेगा ना, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल रहेगा कि जितना तुमने उसको फाई घुमा रखा है, जितना एंगल घुमा रखा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये थीटा नहीं है, नॉट थीटा, है ना, दिस इज नॉट थीटा, नोट दैट, नोट दैट, दिस इज नॉट थीटा, ठीक है। अभी अपन ने क्या बात कर दी यहाँ पे, थीटा क्या चीज होता है, थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एम, जो कि हमेशा 90 डिग्री है, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली तुम्हें बोलूंगा कि इसको तो सोचो ही मत, इसको मत सोचो ये एक्स्ट्रा वाले मैग्नेटिक फील्ड को, तुम तो हमेशा ये सोचो कि कोई ना कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड तो है ही जो उसके परपेंडिकुलर है, और जो नहीं भी है उसको उधर रिजॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा, और जो पैरेलल है वो तो जीरो हो गया ना, पैरेलल से क्या लेन देना अपन को। ठीक है, सो डोंट एवन थिंक अबाउट दिस, ताकि तुम खुद कंफ्यूज ना हो। ओके, तो थीटा तो उसके बीच में एंगल होता है जो हमेशा 90 डिग्री है। फाई क्या है? फाई वो एंगल है जितने से घूमने वाला है। ठीक है, ये रोटेटर को देखो, ये तो इसके साथ फिक्स है, ये मार्कर है एक प्रकार का मार्कर, जिसे हम यहाँ पे मार्क देख पाएंगे। तो ये जब घूमेगा तो हो सकता है थोड़ी देर में इधर जाकर के अलाइन हो जाए पूरा का पूरा लूप। ये जो एंगल घुमा है ना हमने यहाँ तक, ये एंगल, ये फाई कहला रहा है। ठीक है, ये फाई है जो रोटेशन ऑफ द लूप है। तुम कुल मिलाकर के एक गैल्वेनोमीटर में जो सामने देखते हो ना, ये सामने जो तुम इसको घुमा हुआ देखते हो गैल्वेनोमीटर में, ये फाई है हमारे लिए बस। ठीक है, वो अंदर में क्या हो रहा है उसको भूलो तुम। ठीक है, अगर किसी को अभी तक समझ में नहीं आया है तो ये गैल्वेनोमीटर है जो मैं अभी ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ ना, दिस इज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका कौन सा हिस्सा बस तुम देख पाते हो सामने से, ये हिस्सा बस देख पाते हो, ये और ये वाली चीज को। ठीक है, बाकी सब बिहाइंड द सीन रहते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो, जो स्प्रिंग है ना, वो स्प्रिंग क्या बोलेगा कि जितना ज्यादा फाई घूम चुका है, ठीक है, मैं तो उतना ही फोर्स लगाऊंगा। और टाउ ड्यू टू स्प्रिंग को हम लोग इसलिए ऐसा करके बोलते हैं कि कोई सी फाई है जिसमें सी क्या हुआ, उसका टॉर्सनल कांस्टेंट हुआ। कभी ये वर्ड पहले सुना है? नहीं सुना बोलेगा कितना मारूंगा। यस सर, सुने। है ना, टॉर्सनल कांस्टेंट इज जस्ट सिमिलर टू अ, जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, पहले क्या बोलते थे, फोर्स विद प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और वो उस स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी। ठीक है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट उसकी, है ना, कांस्टेंट है वो। ठीक है, अब सोचो तुम यहाँ पे कि जैसे जितना एंगल ये लूप घूमेगा उतना ही एंगल ये घूमने वाला है। ठीक है, और टॉर्क कितना लगने वाला है मैग्नेटिक फील्ड वाला, वो लगने वाला है आई इंटू, सॉरी, एम इंटू बी लगने वाला है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, समझ रहे हो, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो उसके चलते पहले घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, बट जैसे जैसे घूमता है ना, वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो लगना शुरू होता है। और ये वेरिएबल है, ये पूरा जो चीज है ये वेरिएबल है, वेरिंग, है ना। थीटा इंक्रीज होगा तो टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग इंक्रीज होगा। ठीक है, तो समझ रहे हो कभी ना कभी इक्विलिब्रियम तो पहुंचेगा। हो सकता है ये टॉर्क की वैल्यू 50 न्यूटन मीटर हो। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50 न्यूटन मीटर होगा, जब तुम समझ रहे हो आखिरी में एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा और आखिरी में उसको रोक लेगा। तो एट इक्विलिब्रियम, टाउ ड्यू टू जो मैग्नेट रहेगा वो इक्वल रहेगा टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग के। ठीक है, और ये कौन से इक्विलिब्रियम के बारे में बात हो रही है? जब हमारा कोई गैल्वेनोमीटर घूमते रहता है तो पहले तो मूवमेंट दिखता है तुम्हें, और मूवमेंट दिखने के बाद में वो गैल्वेनोमीटर एक जगह पे जाकर के डिफ्लेक्शन उसका रुक जाता है। डू यू नो दिस थिंग और नॉट? है ना, रुक जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई घूमते ही रह रहा है ऐसे, ऐसे तो नहीं होता। जस्ट सर।
ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम ये दोनों बराबर हो जाते हैं, और ये वैल्यू है तुम देख पा रहे हो, MB होगा, और ये C5 रहेगा। ठीक है, ओके। M को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? बीना, सॉरी, M को लिख सकता हूँ INA, है ना, INA, जिसमें N नंबर ऑफ टर्न्स होगा, है ना, जितने नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो हर एक टर्न बोलेगा मेरे ऊपर टॉर्क लग रहा है करके, बीना INA रहेगा। तो ऐसा करके हमारी जिंदगी में बीना आ गई है। ठीक है? ये बात याद रखिए, ये किसी भी एक अच्छे जेई वाले स्टूडेंट को, नीट वाले स्टूडेंट को टिप ऑफ द टंग में याद होना चाहिए कि उसने ये चीज़ लगाई है और वहां से यहाँ पे तुरंत पहुंच गए हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा गैलोनोमीटर देते तो असली में तो ऐसा है, बीना साइन थीटा इक्वल टू C5। ठीक है, दिस इज द की थिंग विच यू हैव टू मग अप। ठीक है, बट हियर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में बीना इक्वल टू C5 हो रखा है। बीना इक्वल टू C5 बार बार बोला करो, तो फाइव इक्वल टू कितना, कितना डिविएट होगा जा करके वो, बीना अपॉन सी तक डिविएट होगा, वो कितने एंगल तक डिविएट होगा वो। ठीक है, खैर इससे कोई लेने देना नहीं है। अभी तो तुम ये देखो कि दिस इज समथिंग BNA/C, BNA/C। ठीक है, इस चीज को कुछ बोलते हैं, इस चीज को तुम्हें याद रखना, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा ये काफी, क्या बोलना चाहिए, लॉजिकल डेफिनेशन है ये, कि उतने ही करंट पे कितना ज्यादा वो घूम गया। ठीक है, दो अलग अलग गैल्वेनोमीटर को कंपेयर कर रहे हैं, सोचो, गैल्वेनोमीटर 1 को, गैल्वेनोमीटर 2 को, इनको कंपेयर कर रहे हो तुम। ठीक है, और कंपेयर करते करते ऐसा पता चला कि इसमें जब मैंने 10 एम्पियर भेजा, इसमें मैंने जब 10 एम्पियर भेजा, ठीक है, तो ये वाला जो है वो ज़्यादा एंगल घूम गया। ठीक है, ये वाले के मुकाबले ये कम एंगल घूमा। ठीक है, तो समझ रहे होगे कि ये ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मोर सेंसिटिव। हम चाहेंगे क्या कि गैल्वेनोमीटर कम सेंसिटिव रहे या ज़्यादा सेंसिटिव रहे, चाहेंगे? तुम खुद सोचो, ज्यादा सेंसिटिव। है ना, ज़्यादा सेंसिटिव रहे, वो कम करंट पे भी घूम जाए। तुम्हें गैल्वेनोमीटर तुमने भाई लगाया ही इसलिए है ताकि तुम डिफ्लेक्शन को चेक कर सको। तो इंटरनल किसी रेजिस्टेंस के चलते वो ना घूम पाए और करंट आ भी रहो, तो ये तो गैल्वेनोमीटर होने के ऊपर धिक्कार है ना, उसको तो घूमना ही चाहिए चाहे कितना भी करंट कम आए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें अगर करंट सेंसिटिविटी को CS से डिनोट करते हैं, अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो तुम क्या करोगे करके। ठीक है, तो तुम ये मत बोल देना भाई फाई बढ़ा देंगे, तो ऑफ कोर्स जिसमें फाई ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा है ही। तुम क्या करोगे, कैसा बढ़ेगा? आई कम कर देंगे, ऐसा मत बोल देना है। तुम डिज़ाइन एस्पेक्ट से सोचो, डिज़ाइन करते समय तुम ऐसा क्या करो कि गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा रहे, तो बी ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने चाहिए, एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सी जितना कम रहे, ये देख पा रहे हो, व्हाट इज दिस थिंग, नाजुक सा स्प्रिंग लेना है तुम्हें। ठीक है, नाजुक कली। ठीक है, तो इन चार तरीके से करंट सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ सकती है। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो मैं 5/I जो है ना, नीचे में मुझे वोल्टेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे R मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यार। ओ ये तो शायरी हो गया, यहाँ पे मैंने R मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो IR यहाँ पे CR। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये नीचे वाला टर्म जो है वोल्टेज है। किसी को परेशानी तो नहीं है ना, उल्टी उल्टी तो नहीं आ रहा कुछ? भाई भाई, हाँ ये रेजिस्टेंस उस कॉइल का है, ये जो कॉइल ले रखे हो तुम, इसका रेजिस्टेंस। खुद सोचो, इसमें कितने बार भी टर्न किए हो तुम,
तो इस कॉइल के अक्रॉस आखिरी में कितना वोल्टेज आ रहा होगा, आखिरी में पूरे कॉइल के अक्रॉस, आई इंटू आर, ये दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कहलाता है ये, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बोलने वाला हूँ, सो डू नॉट मिस स्लीप, डू नॉट फॉलो स्लीप। वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर बढ़ानी हो तो बी बढ़ा सकते हो, काम चल जाएगा, ठीक है। एरिया बढ़ा दोगे, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। सी कम कर दोगे, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। बट एन को इंक्रीज अगर करोगे, ठीक है, देन आर ऑल्सो इंक्रीजेस, आर ऑल्सो इंक्रीजेस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस थिंग, ठीक है। देयरफॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स डज नॉट इंक्रीज। कितने लोग समझ में बताओ, डज नॉट इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। समझ गए। ये आर है क्या चीज यार, आर आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है, सोचो ना। वो होता तो रोयल बाई ये है ना, ठीक है। खुद सोचो ना, मैं बोलूंगा एक टर्न है सर्कल का, लूप का एक टर्न में 50 ओम है, तो 2 टर्न कर दोगे अगर एन को, 2 टर्न, तो रेजिस्टेंस भी 20 मतलब डबल हो गया होगा ना। तो ये जितना गुना रहेगा उतना गुना ये रहेगा भाई, रोयल बाई ये है। और एल पे सीधे सीधे डिपेंड करे, नंबर ऑफ लेंथ मतलब नंबर ऑफ टर्न मतलब लेंथ बेसिकली। अल्फिया, अदिति, हर्षिता, निकिता, डिड यू गेट इट? अदिति को पूछो तो लेफ्ट रहोगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन इन योर सीबीएसई। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, इंक्रीजिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी, देखो इंक्रीजिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी, या फिर ऐसे लिखो, इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी may not इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। एक्सप्लेन। वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए रो कम रखना पड़ेगा, चाहे रो कितना भी कम रख ले, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएगा तो डबल तो होगा ही ना। अगर डबल नंबर ऑफ टर्न कर दिया तो आर तो डबल सर होगा ही। हाँ बोल। सर अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो लेंथ भी तो बढ़ा ही रहे हैं, तो उस केस में भी तो आर बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगा हमेशा, कैसे बातें कर रहे हो। मैंने कुछ वायर लिए हैं यहाँ पे इस तरीके से, लगभग 0 एरिया, इतने ही वायर से मैं कुछ बड़ा एरिया नहीं बना सकता हूँ क्या? इससे बड़ा एरिया ही है, बहुत बड़ा होगी। एरिया तो एक ज्योमेट्री का फिगर है, वो है प्रॉपर्टी है। लेंथ को उतना ही रखे भी एरिया को कम ज़्यादा किया जा सकता है। उतना ही लेंथ है, वायर की लेंथ उतनी, उसको पकड़ करके क्रम्पल कर दे तो एरिया बदल गया। एन भी तो बदल गया सर। लेंथ नहीं बदला है ना, कैसे बदल गया लेंथ? सर लेंथ नहीं, एन बोल रहा हूँ, एन। एन कैसे बदल एन गया? कम हो जाएगा ना, क्यों कम होगा, एक टर्न है तो एक नंबर ऑफ टर्न। टर्न्स कम करना पड़ेगा ना, तब तो एरिया उस चीज के लिए बड़ा हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ से बस मैं फोर्स दे करके छोटा कर देता हूँ, एक ही टर्न रहने देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ऐसा करके कुछ बन गया अभी। टर्न बदला है क्या? अच्छा ठीक है सर, मैं बोला एकदम सिमेट्रिकली नहीं छोटा नहीं, बड़ा कर रहे हैं सिमेट्रिकली अपन। चेंज तो कैसे पॉसिबल होगा, नहीं सिमेट्रिकली चेंज करेगा तब तो वो बदल जाएगा। इट्स जस्ट कि तुझे एरिया बढ़ा देना है, तो खुद सोच, तेरे पास एक सर्कल रखा हुआ है, नहीं कोई भी एक शेप रखा हुआ है, उसको बढ़ा बढ़ा करके तू एरिया बढ़ा सकता है ना। थोड़ा सा सोच सकता है कि इसको मैं थोड़ा हाथ से पकड़ के खींच दूँ तो एरिया बढ़ जाएगा। हाँ सर, वैसा कर सकते हाँ वैसे उतना करने की बात करूँ यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो, इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी मे नॉट इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, मे नॉट ना, इट मे, बट इट मे नॉट। अगर तुम अगर तुम एन को बढ़ा करके करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हो तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अगर एन को बढ़ा करके करंट सेंसिटिविटी बढ़ाए हो तब वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगा।
ठीक है। बाकी बी को बढ़ा करके अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाए हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ गई होगी, ठीक है ना। तो ये पूरा छोटा सा यहाँ पे जो लिख रखा है हमने, इस वाले बात को तुम्हें 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इफ यूजिंग एन का इंक्रीमेंट वी हैव, if using n का increment we have increased current sensitivity, then voltage sensitivity will not change. यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली फील किया चीज़ों को कि डबल नंबर ऑफ टर्न्स में डबल ओम रहेगा बिकॉज लेंथ डबल रहेगा। क्लियर है क्या ये? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। अभी ये गैल्वेनोमीटर बन गया है, कितने लोग को फील आ गई है भाई? अब तो गैल्वेनोमीटर बन गया है, दोनों तरफ से करंट देने पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, बेसिकली कहीं पे एक तुम्हारा नॉर्थ साउथ रखा हुआ है, ये इनका काम ये है, बस ये लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दे करके साइन थीटा में साइन थीटा को 90 बनाने के काम आते हैं। क्यों 90 चाहिए, वो भी थोड़ी देर में पता चलेगा तुम्हें। जब एमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो थोड़ी देर में पता चलेगा। देखो अभी मैं बता देता हूँ 90 क्यों चाहिए वो बिना साइन थीटा में, वाई इट शुड बी 90 डिग्री। तो देखो, सोचो यार, अगर टॉर्क बिना साइन थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है, अगर वो एंगल के ऊपर भी डिपेंड करने लगे, अगर, ठीक है, तो तब तो गड़बड़ है ना। अलग अमाउंट ऑफ एंगल पे अलग अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा होगा उसको, ठीक है। बट तुम्हें आगे जा करके इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक एमीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर में तो तुम एमीटर में ये थोड़ी चाहोगे कि डबल करंट भेजें तो 5 गुना हो जाए डिफ्लेक्शन। एमीटर का क्या काम रहता है ये बताओ। एमीटर ये बोलते हैं कि 10 एम्पियर भेज रहा हो तो जितना मैं डिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ, एक डिफ्लेक्शन दिखा रहा है मान लो, तो 20 एम्पियर में डबल डिफ्लेक्शन दिखा दे, तभी रीडिंग प्रॉपर ले पाओगे ना। 20 एम्पियर में 3 गुना रीडिंग दिखा दे वो, ठीक है। बट अगर साइन थीटा पे डिपेंडेंट होगा तो आई चेंज हो रहा होगा, उसके साथ साथ साइन थीटा भी चेंज हो रहा होगा, तो सिर्फ आई पे प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएगा वो, ठीक है। साइन थीटा के ऊपर भी उसको मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इसलिए साइन थीटा को इक्वेशन से हटा देता हूँ, 1 करके, 0 करके नहीं, 1 करके। ओके चलो, देखो फिर से, एक ये था, इसमें डिपेंडिंग ऑन कि इधर करंट जा रहा है या फिर इधर से करंट आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन दिस बात, ये दोनों बात थी। या तो ये इधर घूमेगा या तो ये इधर घूमेगा, ठीक है। या तो इधर घूमेगा या तो इधर घूमेगा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग कि स्प्रिंग को क्यों लगा करके रखते हैं, मतलब वाई स्प्रिंग नीडेड? सर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करने ठीक है, के लिए मतलब हम प्लेसमेंट यही नहीं चाहते कि वही कि ये चीज जो है वो लगातार घूमते रहे, ठीक है। फिर हमें पता नहीं चल रहा है ना किस डायरेक्शन से करंट आ रहा है, फिर ये घूमते ही रहेगा, क्या मजा आएगा तुम लोग को, ठीक है। ओके, सही बात है। चलो फिर, गैल्वेनोमीटर हो गया हमारा, जाकर के घर पे इसके बारे में रीड करना। अब हम लोग, गैल्वेनोमीटर जो होता है ना वो अनमार्क्ड होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में नो मार्किंग इज देयर, नो मार्किंग, ठीक है। क्योंकि उसका काम बस डिटेक्ट करना है प्रेजेंस और एब्सेंस को, ठीक है। अब हम लोग गैल्वेनोमीटर एमीटर कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर, एमीटर कैसे बदलना है देखो। देखो, वो जो पूरा सेटअप था ना उसको अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने उसको, बस कोई परेशानी तो नहीं है किसी को, इसके पीछे क्या है सब समझ रहे हो, ठीक है। अब अब सोचो, गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव चीज है ना, रो देता है, थोड़े भी करंट आता है फुल रो देता है वो, बोलता है अरे यार पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, थोड़े करंट पे भी पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर इतना सेंसिटिव होता है कि वो कुछ मिली एम्पियर पे भी ना, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर पे भी फुल डिफ्लेक्शन दिखा देता है। अब 1 ही मत बोलो, ठीक है।
फुल डिफ्लेक्शन दिखा देता है। और ज़्यादा गैल्वेनोमीटर भी सेंसिटिव हो सकता है जो माइक्रो एम्पियर में भी फुल डिफ्लेक्शन दिखा दे। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? 1 मिली एम्पियर में फुल डिफ्लेक्शन दिखा दिया, कुछ तो ऐसे होते हैं जो 2 माइक्रो एम्पियर में दिखा दिए, 10⁻⁶ एम्पियर में। ठीक है, बट तुम एक लेबोरेटरी में काम कर रहे हो लेटेस्ट से, ठीक है, तुम एक लैब में काम कर रहे हो और तुम्हें 2 एम्पियर तक की चीज़ को नापना है। ठीक है, इन लैब, है ना, इन लैब वी वांट टू मेजर अप टू 2 एम्पियर, वी विश टू मेजर। एक बार डिस्कनेक्ट करता है।